हेलो फ्रेंड, ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि हम साइकोलॉजी के सी टेट से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम आज सी टेट में आने वाला सबसे पेचीदा टॉपिक यानी प्रकृति और पोषण, इस पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करेंगे, क्योंकि प्रकृति और पोषण हमेशा साइकोलॉजी में आता ही आता है और इससे दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यानी जो प्रकृति और पोषण है दोनों ही बालक के विकास में प्रमुख आधार माने जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी किसको अपने सेंटर में रखती है, वो चाइल्ड को, यानी साइकोलॉजी किसको आधार मान के चलती है, वो है बच्चे को। तो यानी सी टेट भी क्या करता है कि जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वो बच्चे के ही आसपास से घूमते हुए निकलते हैं। तो यानी आज हमें क्या करना है, बालक के विकास के प्रमुख आधार जो सबसे महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं वो दो माने जाते हैं। पहला है आपका प्रकृति और दूसरा है आपका पोषण। क्या होता है कि जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, पोषण हमें क्या प्राप्त होता है प्रकृति में, तो यानी प्रकृति और पोषण को एक समझ के वातावरण इसमें टिक लगा जाते हैं। जबकि प्रकृति का मतलब है आपका वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, और जबकि पोषण का मतलब है आपका वातावरण। यानी प्रकृति जो है वो किसको दिखाती है, वंशानुक्रम को। अगर पोषण की बात करें तो ये किस पर आधारित है, वातावरण पर। अगर यहाँ पर इन दो टॉपिकों में पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति क्या है, बच्चे की सबसे अहम भूमिका निभाती है। और पोषण क्या है, उसके पोषण जो उसके आसपास फैला वातावरण है। अगर बात करें वातावरण की तो इसको इन्वायरमेंट, पोषण यानी आपका क्या बोलते हैं, नेचर नेचर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ केवल एक शब्द का ही अंतर है, एक वर्ड का। इसकी वजह से ये कभी कभी गलत हो जाता है। इसके समर्थक कौन होते हैं अगर वातावरण यानी पोषण के, तो वो होते हैं व्यवहारवादी। नेक्स्ट चलते हैं, मनोविज्ञान में बाल विकास के आधारों को लेकर मतभेद है। यानी आज तक मनोविज्ञान ये नहीं कह पाई कि बच्चे के विकास में पोषण का ज्यादा महत्व है या फिर प्रकृति का। इसमें मनोविज्ञान खुद विवादित है। व्यवहारवादियों के अनुसार बालक के विकास वंशानुक्रम की भूमिका नगण्य होती है। यहाँ पे हमेशा ही विवाद चला है। तो जो व्यवहारवादी हैं, जो व्यवहार पर आधारित है, व्यवहार का मतलब है यहाँ पर आपका वातावरण, यानी जो वातावरण को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि वंशानुक्रम कुछ नहीं होता। जो कुछ बनाता है बच्चे को वो उसका वातावरण बनाता है। इसीलिए उन्होंने वंशानुक्रम की भूमिका क्या मानी है, नगण्य यानी शून्य मानी है, जिसका कोई महत्व तो है नहीं, नील है उनकी समझ से। क्या वंशानुक्रम सब कुछ, वो मानते हैं कि सब कुछ वातावरण का ही होता है। इसी तरह अव्यवहारवादी, ये बात थी व्यवहारवादियों की, जिन्होंने क्या माना, वंशानुक्रम को नगण्य माना। क्योंकि पूछा भी जाता है कभी कभी सेटेट में कि व्यवहारवादी मानते हैं वंशानुक्रम को नगण्य, वंशानुक्रम को महत्व, वंशानुक्रम और वातावरण को, वंशानुक्रम और आपके प्रकृति को महत्व, जबकि इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारवादी क्या मानते हैं, याद रखना, वो है वंशानुक्रम की भूमिका नगण्य है। अब बात करते हैं हम अव्यवहारवादियों की, यानी जो प्रकृति को मानते हैं, जो किसको मानते हैं, आपके वंशानुक्रम को मानते हैं, यानी हेरिडिटी को मानते हैं। वो कहते हैं कि बालक के विकास में वातावरण की भूमिका नगण्य होती है। यानी इन दोनों ने एक दूसरे के क्या करा है, एक दूसरे के महत्व को काट दिया है। यानी ये भी कहते हैं कि वातावरण होता है जो नगण्य होता है, क्योंकि जो कुछ बनता है बच्चा अपने जीन से बनता है। सब कुछ वंशानुक्रम ही है। जैसे उन्होंने कह दिया था कि सब कुछ क्या है, वातावरण ही है, ऐसे ही वंशानुक्रम वाले मानते हैं कि सब कुछ वंशानुक्रम है। बस यहाँ एक बात याद रखनी है कि वंशानुक्रम वालों को अव्यवहारवादी बोलते हैं, ये रहा, और जबकि वातावरण वालों को व्यवहारवादी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे, मनोविज्ञान का यह मतभेद प्रकृति पोषण विवाद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सी टेट में आ भी चुका है कि जो मनोविज्ञान है, क्या जब मैं इनकी क्या पढ़ाऊंगी, थ्योरीज पढ़ाऊंगी तब आएगा, या फिर बच्चे के विकास पढ़ाऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसमें मनोविज्ञान का यह मतभेद किस नाम से जाना जाता है, प्रकृति और पोषण। आपका जो प्रकृति है वो क्या है, हेरिडिटी है, और जो पोषण है वो क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। हमेशा याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है प्रकृति और पोषण विवाद संबंधित है, तो जिसने कभी सुना नहीं उसके लिए ये क्या हो जाता है, उस समय दुविधा का कारण बन जाता है। मनोविज्ञान में प्रकृति और पोषण विवाद संबंधित है,
इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान में प्रकृति और विवाद संबंधित है, प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम। ये देख लेना कि प्रकृति पहले है तो वंशानुक्रम, पोषण बाद में है तो वातावरण, क्योंकि हो सकता है कि वो वातावरण वंशानुक्रम कर दे, घुमा दे। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति संकेत करती है, प्रकृति किस ओर संकेत करती है, तो वो है वंशानुक्रम। यानी प्रकृति किसको दिखाएगी, प्रकृति पोषण विवाद में। इस तरह क्वेश्चन आया है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। प्रकृति संकेत करती है, यानी प्रकृति किसको दिखाती है, तो वो है वंशानुक्रम। प्रकृति और पोषण, यहाँ देखिए डायग्राम से समझाया गया है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति है अव्यवहारवादी और वंशानुक्रम। यानी प्रकृतिवादी कैसे है, अव्यवहारवादी कहे जाते हैं और वंशानुक्रम में आते हैं, जबकि पोषण क्या है, व्यवहारवादी और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में जो पेपरों में आया हुआ है, इसके नोट्स की तरह बनाया है। प्रकृति पोषण विवाद में परिवर्तनीय है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है और 2 बार रिपीटेशन हुआ है इसका। प्रकृति पोषण विवाद में परिवर्तनीय है, यानी जो बदला जा सके, यानी जो चेंज हो सके। परिवर्तनीय क्या है, जो बदला जा सके या चेंज हो सके, तो वो है आपका पोषण। क्योंकि पोषण ही यानी वातावरण, हम क्या करते हैं कि एक सोसाइटी में रहे, हमें वो सोसाइटी अच्छी नहीं लगी तो हमने क्या करा, अपनी पसंद की दूसरी सोसाइटी में अपना फ्लैट खरीद लिया, तो ये क्या हुआ, परिवर्तनीय। यानी प्रकृति को हम चाहे जब बदल सकते हैं, जबकि क्या होगा आपका प्रकृति पोषण विवाद में परिवर्तनीय है, तो वो है हमारा पोषण। याद रखना, क्योंकि प्रकृति कभी भी परिवर्तनीय नहीं है। बच्चे का जन्म हो गया तो हो गया, जिन जिनसों के द्वारा हुआ, तो इसमें क्या है, पोषण हमारा परिवर्तनीय है, जबकि प्रकृति क्या है, स्थिर है। हमेशा याद रखना, प्रकृति क्या है, स्थिर है, जबकि चलनशील क्या है, वो है पोषण। यानी पोषण का मतलब है वातावरण, आपका इन्वायरमेंट। देखिए, अपरिवर्तनीय प्रकृति बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका निश्चित नहीं है। यानी अपरिवर्तनीय क्या है आपका, प्रकृति, तो इसमें बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका कोई भी निश्चित नहीं है। यानी कोई ऐसा पैमाना नहीं बना जिससे हम ये बता सके कि वातावरण की भूमिका इतनी है, यानी 50% है, या उसकी वातावरण की इतनी है, या हेरिडिटी की इतनी है। यानी ऐसा कोई पैमाना आज तक नहीं बना जिससे वातावरण और हेरिडिटी की क्या हो, बताई जा सके कि कितनी किसका महत्व है। अब बात करते हैं हम वंशानुक्रम की, यानी हेरिडिटी, यानी प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति विवाद। ये क्या है, इसे समझते हैं। वंशानुक्रम को वंश परंपरा, अनुवांशिकता अथवा पैतृकता के नाम से भी जाना जाता है। इसको वंशानुक्रम को क्या कहा जाता है, वंश परंपरा, अनुवांशिकता अथवा पैतृकता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक डेफिनेशन देखते हैं, वो आपके जेम्स ड्रेवर, माता पिता द्वारा बालकों में शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी जो माता पिता हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो आदतें हैं, उस बच्चे में आना ही क्या है, वंशानुक्रम कहा जाता है। गौड़ नियम वंशानुक्रम के, तभी तो क्या होता है, भैंस का बच्चा भैंसी जैसा दिखता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही दिखता है, क्योंकि वो उसके जीन से उसको मिलते हैं, शारीरिक ढांचा व उसके अंदर के लक्षण और आदतें। जेम्स ड्रेवर ने भी कहा है, माता पिता द्वारा बालकों में शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का, याद रखना, इसको 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसको करते हैं प्रकृति, फिर आगे चलते हैं, डैश करते हैं, पहला बॉन्ड बनाएंगे इसमें प्रकृति, फिर दूसरा बॉन्ड हो जाएगा आपका क्या है, इसमें स्थानांतरण की वंशानुक्रम। ठीक है, तो स्थानांतरण ही वंशानुक्रम, तीसरा बॉन्ड हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। तो इस तरह हम इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। इसके गौड़ नियम वंशानुक्रम के देखते हैं, तो वो है बीज कोशीय स्थानांतरण का नियम। यानी बीज कोशीय, जो बीजों पे आधारित है, यानी किसने दिया है, बीज मैन ने दिया है। बीज कोशीय नियम ऐसे याद रखिए, बी से बीज, बीज कोशीय नियम किसने दिया है, बीज मैन ने। नेक्स्ट देखिए, इसे स्वीकार नहीं किया गया, तो इसलिए ये नियम पूछा भी नहीं जाता, मगर हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा आता है आपका विकासवाद, जिसके 2 प्रवर्तक माने जाते हैं, लेमार्क और डार्विन। लेमार्क का आपको पता ही है, जिराफ पर आधारित था,
और डार्विन का भी विकास पर ही आधारित था। तो ये दोनों भी विवाद स्पर्श हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता कि प्रकृति को महत्व दिया गया है या पोषण को। तो ये दोनों ही क्या है, विवाद स्पर्श हैं। अब देखिए वंश परंपरा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, वंशानुक्रम को, तो हमें वंश परंपरा भी पढ़नी पड़ेगी। तो वंश परंपरा ही इसका महत्वपूर्ण भाग है, किसका, वंशानुक्रम का। तो मनुष्य का जीवन एक कोश यानी एक कोशीय सिंगल सेलों से आरंभ होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉइंटों को ध्यान से देखते जाइए। अगर स्क्रीनशॉट लेना पड़े तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मनुष्य का जीवन एक कोश यानी एक कोशीय सिंगल सेलों से आरंभ होता है, जिसे संयुक्त कोष यानी युग्म कोष, और अगर युग्म कोष की बात करें तो इसको हम युग्म कोष ना याद रखकर जैकोट हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अंतर मिल सकता है। आपको युग्म जन मिल सकता है, युग्म कोष मिल सकता है, तो हमें क्या करना है, जैकोट याद रखना है। तो जैकोट कहा जाता है किसको, संयुक्त कोष को। इसी को दूसरी भाषा में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन भी कहा जाता है। इस तरह से समझिए। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त कोष में एक कोशिक क्या होता है, एक कोश का माता की तथा दूसरी कोशिका पिता की होती है। यानी इसमें क्या होता है, एक कोशिका हमें माता से मिलती है और दूसरी किससे मिलती है, पिता से मिलती है। नेक्स्ट देखिए, माता की कोशिका का मातृकोश यानी अंडाणु यानी ओवम कहा जाता है, जबकि पिता का क्या होता है, कोश, पिता का पितृकोश यानी शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है। दोनों ही नामों को हम इंग्लिश में याद कर लेते हैं, आपका ओवम और स्पर्म, क्योंकि ये दोनों ही इंग्लिश में याद करना ज़्यादा उचित रहेगा। समझ हिंदी में भी लेते हैं। दोनों ही कोशिकाओं में क्या होता है, जैसे माता और पिता की एक एक कोशिका होती है, तो इनमें क्या होता है, 33 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम यानी सूत्रों की पहचान। अब यहाँ पे देखते हैं हम सूत्रों की पहचान के किस में कितने सूत्र हैं। तो जो माता होती है उनमें क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और जबकि पिता होते हैं उनमें क्या होता है, एक्स वाई होता है। इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है इस वाई को। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिंग निर्धारण पिता को माना जाता है, यानी जो लिंग का निर्धारण होगा कि लड़का होगा या लड़की, तो इसके लिए कौन उत्तरदायित्व होता है, महिला ना होकर कौन उत्तरदायित्व है, पुरुष। क्योंकि लिंग का निर्धारण पिता को माना जाता है, क्योंकि उसका जो वाई क्रोमोसोम है यही निर्धारण का कारण होता है। जब माता को एक्स गुणसूत्र पिता के एक्स गुणसूत्र को मिलाता है तब लड़की का जन्म होता है, तथा जब माता का गुणसूत्र पिता के वाई से मिलता है तब लड़का का जन्म होता है। क्योंकि सीटेट ने पूछ चुका है कि एक मतलब माता पिता है उनका क्या बेटा आएगा या बेटी, यानी गुणसूत्रों को रख रख के उसने एक क्वेश्चन बनाया था। तो यानी जब एक्स वाई मिलेगा तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, एक्स वाई मिलने पर लड़का, और जबकि एक्स एक्स मिलेगा तो क्या आएगी, लड़की। और याद रखना कि जो लिंग का निर्धारण है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका उसका निर्धारक कौन होता है, पिता को माना जाता है। वंशानुक्रम के मूल वाहक जीन माने जाते हैं। जो वंशानुक्रम है उसका अगर मूल वाहक पूछा जाए तो वो जीन्स होते हैं हमारे, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं, चीज़ों को पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके वंशानुक्रम में डायबिटीज है तो आने वाली पीढ़ी जरूर डायबिटीज से प्रभावित होगी। सारे ना होंगे तो एक उनमें से हो सकता है। यानी हमारे रोग भी हमारे वंशानुक्रम के ही माध्यम से आगे की पीढ़ी में जाते हैं, यानी जीन्स के माध्यम से आगे की पीढ़ी में जाते हैं। एक गुणसूत्र में कुल जीन्सों की संख्या कितनी होती है, 40 से 100 तक होती है। याद रखना कि जो एक गुणसूत्र है उसमें कुल जीन्स की संख्या 40 से 100 तक होती है। इसका जो क्रम है उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्रम भी पूछ लेता है। सीटेट का मतलब ही यही है कि क्या है, बच्चे का बेस तैयार हो। यानी सीटेट ये जानना चाहता है कि जो टीचर बनने जा रहा है उसका बेस कैसा है, यानी उसे उसके बेस से मतलब होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, किताबी ज्ञान की जगह आपकी नॉलेज चेक करता है। तो इसका जो क्रम है वो है, पहले सेल आता है, फिर क्रोमोसोम आता है, फिर जीन्स आता है, जिसे आप जीन बोलते हैं। ये जीन किस में डिवाइड होता है, डीएनए और आरएनए में।
जिनके दो पार्ट होते हैं, डीएनए और आरएनए। यही टेस्ट होता है किसी का वंशाणु क्रम जानने का। अब बात करते हैं दूसरे क्रम की, तो पहले अंडाणु आएगा, फिर शुक्राणु आएगा, फिर आपका क्या होगा, युग्मजन यानी युग्म कोश, जिसको हमने बोला था वे जायकोट की, अभी हमने जिसको पढ़ा था जायकोट। फिर होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट यानी जन्म भ्रूण। इस तरह इसका क्रम बनेगा। कुछ परिस्थितियों गुणसूत्रों को विषमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जब क्या होता है, गुणसूत्रों में विषमता उत्पन्न हो जाती है, जिन्हीं के कारण क्या होता है, दो लिंगों के अलावा भी तीसरा लिंग जन्म ले लेता है। यानी कुछ परिस्थितियों गुणसूत्र की विषमता उत्पन्न हो जाती है, जैसे माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण क्या होता है, ये शब्द आया हुआ है सीटेट का, तो आप इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, डाउन सिंड्रोम। यानी उसने पूछा था कि जो माता है उसके 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो जाने पर उसको क्या कहा जाएगा, तो वो है डाउन सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न होने पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, वैसे 46 होती है, तो यहाँ क्या होता है, एक बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। 47 होते ही क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, दूसरे लिंग में डिवाइड हो जाता है। इस डायग्राम को देखिए, इससे और स्पष्ट हो जाएगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला देखिए, फीमेल सेल यानी ओवम है, मेल सेल स्पर्म है, और इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 ही क्रोमोसोम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स मिला, तो एक्स एक्स मिला तो आपका जी होगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे एक्स वाई मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जायकोट हुआ, यानी क्या हो गया है यहाँ पे जायकोट का मतलब ही क्या होता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर आगे देखिए इसी डायग्राम को, तो इसमें क्या होगा, इस सिंड्रोम का अगर जो सिंड्रोम जहाँ तक हो गया ये डायग्राम यहाँ पे ऑफ हुआ, इसको पर यहाँ हम इस तरह समझ सकते हैं कि मासा का एक्स एक्स क्या होता है, एस का 21वां जोड़ा यानी एक्स 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 और एक्स वाई, जब हमें क्या होता है अलग नहीं हो पाता तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, और क्या बोलते हैं इसे, ड्राइसोमी यानी 21, या फिर इसको बोलते हैं मंगोलाइड चाइल्ड। यानी ये तीनों ही नाम क्या रखने हैं, आपको याद रखने हैं, डाउन सिंड्रोम, डाइसोमी 21 और मंगोलाइड चाइल्ड। यानी ये तीनों ही सीटेट में पूछे जा चुके हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है अगली बारी इसकी आए। तो ये क्या होता है, माता का 21वां जोड़ा अलग ना हो जाने के कारण। अब बात करते हैं कि सिंड्रोम का पता किसने लगाया, तो वो वैज्ञानिक थे। इस सिंड्रोम का पता लगाने वाला डॉक्टर आपके हैं लैंगलैंड डाउन्स के द्वारा लगाया गया, तभी तो इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि इसका पता किसने लगाया था, लैंगलैंड डाउन्स ने लगाया था कि इस तरह जोड़ा ना अलग होने के कारण क्या होता है, बच्चा दूसरे ही उसमें लिंग में चला जाता है। सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि आपका एक्स वाई वाई यानी अपराधी गुणसूत्र है, यानी अब जिस बच्चे में क्या हो, सिंड्रोम की संख्या एक्स वाई वाई हो जाए तो वो कहाँ हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा, यानी गुस्सैल हो जाएगा, यानी वो नॉर्मल बच्चा नहीं रहेगा। अगर बात करें हम किसकी, यहाँ पे क्या हुआ कि एक ये गुणसूत्र अलग नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होता है कि एक्स एक्स मिलके और एक तरफ क्या मिला, उसे जीरो मिला यानी कुछ नहीं मिला, तो वो बच्चा शून्य हो जाता है, यानी दोनों ही कैटेगरी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वातावरण यानी इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं हम अपने पोषण की। तब से हमने बात की थी प्रकृति की, प्रकृति के बेस को देखा कि प्रकृति बनती कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। अब बात करते हैं पोषण की, जिसको बोलते हैं हम अपने भाषा में नोचर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। वातावरण को पर्यावरण अथवा परिवेश भी कहा जाता है। जो वातावरण है उसके भी दो नाम रख दिए गए हिंदी में, पर्यावरण, वातावरण और परिवेश। तो कहा जाता है, वैसे याद रखना पोषण, तो व्यक्ति पोषित कहाँ होता है, अपने वातावरण में। व्यक्ति को प्राणी को जिसने घेरा है, हमारे आसपास है, वही आवरण है, वही हमारा क्या है, वातावरण है। इसमें रोज की परिभाषा देखते हैं, वो कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण के प्रमुख प्रकार देखते हैं, तो पहला है आंतरिक वातावरण। अगर आंतरिक वातावरण देखें तो ये हमें कहाँ मिलता है, अपनी माँ के गर्भ में। तो आंतरिक वातावरण होता है 2 से 80 दिन, यानी गर्भावस्था, जन्म पूर्व, यानी 2 से 80 दिन हम कहाँ रहते हैं,
माता के गर्भ में। फिर बाहरी वातावरण यानी बाहर आके जो हमें वातावरण मिलता है वो मिलता है जन्म के बाद और मृत्यु तक। जन्म यानी हमारा जन्म होगा और मृत्यु तक हमें कहाँ होगा, बाहरी वातावरण मिलेगा। वातावरण के प्रमुख तत्व देखते हैं तो हमारे वातावरण को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण और तीसरा इसका जो तत्व है वो है हमारा मनोसामाजिक तत्व। तो हम बात करते हैं पहले भौतिक तत्व की, जो प्रकृति प्रदत्त है, जैसे जल और वायु। ये क्या है, क्योंकि सीटेट पूछ चुका है, इसमें भौतिक तत्व है जलवायु, खान पान, रहन सहन। तो इस तरह जलवायु क्या है, इसका राइट आंसर है। इन तत्वों की क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सीटेट पूछ चुका है कि भौतिक तत्व में आते हैं तो जलवायु। दूसरा देखिए सामाजिक तत्व, जो मानव प्रदत्त है। भौतिक तत्व क्या है हमारे, प्रकृति प्रदत्त। नाम क्या है, भौतिक, मगर किससे मिलते हैं हमें, प्रकृति से। याद रखना, प्रकृति किसका इंडिकेटर है, आपका वंशानुक्रम का। इस तरह से जोड़ सकते हैं आप। तो जो चीज़ हमें डायरेक्ट मिलती है, यानी किसी का हमें कुछ नहीं उसमें सहयोग या रोल, तो वो क्या है, प्रकृति प्रदत्त। यानी भौतिक तत्व में क्या आ जाएगा, जल और वायु। अब देखिए सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व में आपका होगा जो मानव प्रदत्त है, यानी मानव ने दी है, आसपास के लोग, यानी समाज। हमारी भाषा, भाषा भी मानव प्रदत्त है, क्योंकि जो भाषा हमारे पर्यावरण में बोली जाती है वही हम क्या करते हैं, गेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। रहन सहन, संस्कृति, और आपका क्या आ जाएगा इसमें, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, क्योंकि ये आ चुका है। संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज है किस तत्व में आएंगी, तो वो है हमारा सामाजिक तत्व। किसका आधार है, तो वो हमारे पोषण का। मनोसामाजिक तत्व, इसमें क्या हो जाएगा, आपसी तालमेल। यानी मनोसामाजिक तत्व क्या हो जाएगा, व्यक्ति का आपस के लोगों से उसका तालमेल, यानी उसके पारिवारिक संबंध। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा इस जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो उन्हें पहले ही प्राप्त हो जाए। अगर और किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या और किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। आज की वीडियो के लिए बस धन्यवाद।